ओके, तो क्वेश्चन 19 है आपका। जैसे मैं पढ़ भी देता हूँ साथ ही साथ। क्वेश्चन है, द एक्स वाई प्लेन be taken as the boundary between two transparent mediums M1 and M2. M1 in Z greater than equal to 0 has a refractive index of √2 and M2 with Z less than 0 has a refractive index of √3. The vector A vector is equal to 4 √3 I cap minus 3 √3 J cap minus 5 K cap is incident on the plane of separation. The value of difference between angle of incidence in M1 and angle of refraction in M2 will be in degrees. तो हमने क्या निकालना है? हमने निकालना है the value of difference between incident and refraction angle, है ना, डिग्री में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकालना हमने। चलिए, तो सबसे पहले देखते हैं जरा। आइए, हमने एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकालना है, उसके बाद डिफरेंस निकालना है। जैसे मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूँ। मान लीजिए ये आपका एक्स वाई प्लेन है, एक्स वाई प्लेन है एक, ये है आपका नॉर्मल, ये जेड एक्सिस है। एक्स वाई प्लेन समझते हो, ऐसे होगा, ये कोई ऐसे एक्स वाई प्लेन होगा, हम सामने से देख रहे हैं, तो इस वजह से हमें ये ऐसे टिल्टेड नजर आ रहा है, सीधा बिल्कुल। ठीक है जी, हम ऐसे ही नहीं देख रहे, हम ऐसे देख रहे हैं। एक रे आई यहां से, रे ऑफ लाइट, इंसिडेंट लाइट, ये नॉर्मल है मान लो, इसके साथ जो एंगल बनाएगा दैट विल बी एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब हमें पता है, जैसे मान लीजिए ये मीडियम हमारा M1 है, ये मीडियम है हमारा M2, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दैट इज √2, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है √3। किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है? ज्यादा किसका है, √2 या √3? √3 ज्यादा, √3 ज्यादा है। तो इसका मतलब है कि जो आपका इंसिडेंट लाइट है वो रेयर टू डेंसर जा रहा है। रेयर टू डेंसर जाते जाते ये अपनी ओरिजिनल जो डायरेक्शन होती है उससे टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो जाता है। दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है जी। अब ये जो वेक्टर है, ये जो रे है, इसका वेक्टर दिया हुआ है, ए वेक्टर इज इक्वल टू 4 √3 आई कैप माइनस, और क्या दिया है? हाँ जी, 3 √3 जे कैप और माइनस 5 के कैप, इसकी डायरेक्शन दे रखी है। अब अगर आप देखें ये कौन सा एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, और नीचे की तरफ नेगेटिव जेड एक्सिस है। मनी जी, ये इस तरफ जा रहा है। आपने डायरेक्शन कोसाइन का एक कॉन्सेप्ट सुना होगा, डायरेक्शन कोसाइन पता है आपको? जैसे मान लो ये किस एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है, जेड एक्सिस के साथ। तो अगर मैंने कॉज आई निकालना हो, तो कॉज आई क्या होता है, इसका जेड कंपोनेंट। ये जा किस तरफ रहा है अंशुल? नीचे की तरफ। जबकि हमने एंगल जेड के साथ देखना है, तो ये जो 5 होगा दैट विल बी पॉजिटिव। अगर मैं इसे लिखने की कोशिश करूं, इसे ऐसे लिखते हैं कि जेड कंपोनेंट डिवाइडेड बाय रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इधर ध्यान दो, अगर मैंने जेड एक्सिस के साथ कॉज ऑफ एंगल निकालना है, तो वो आ जाएगा जेड कंपोनेंट डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड। हाँ जी, ये आ जाएगा कॉज आई। जेड कंपोनेंट कितना है वेक्टर का? जेड कंपोनेंट 5। जेड कंपोनेंट के सिर्फ यूनिट वेक्टर होता है। यहाँ पे 5 है, -5 है, बट मैं लूंगा 5। 5 क्यों लूंगा? क्योंकि मैंने ऊपर की डायरेक्शन में निकालना है, जबकि आपका वेक्टर नीचे की तरफ जा रहा है। डिवाइडेड बाय रूट ऑफ इसका स्क्वायर 16 और 3 दैट इज 48 प्लस 3 3 जा 9, और ये 3 का और आ गया दैट इज 27 प्लस 25, कितना आ जाएगा बताइए कैलकुलेट करके? कितना आ जाएगा? इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास, बिल्कुल, दैट इज 5 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 100 दैट इज 5/10, और cos ऑफ आई आ जाएगा दैट इज 1/2। cos की वैल्यू कहां पे 1/2 होती है? cos की वैल्यू कहां पे 1/2 है, पहले ये बताओ। 60, दैट इज 60, तो आई की वैल्यू 60 डिग्री होगी आपके पास, ये है आपका 60 डिग्री। हाँ जी सार्थक जी, अब आपको स्नेल्स लॉ पता होगा। स्नेल्स लॉ क्या बोलता है? हाँ, स्नेल्स लॉ बोलता है कि जिस मीडियम में इंसिडेंट रे है उसका साइन ऑफ एंगल दैट इज साइन ऑफ 60, और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 इज इक्वल टू दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू साइन ऑफ आर। ये पता है ना आप लोगों को?
ये स्नेल्स लॉ बोलता है कि जिस मीडियम से रे आई उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू दैट साइन ऑफ एंगल इज इक्वल टू दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और साइन ऑफ रिफ्रैक्टेड एंगल, ठीक है, इंसिडेंट ऑफ रिफ्रैक्टेड। तो ये आ जाएगा √2 साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, दैट इज √3/2 इज इक्वल टू √3 साइन ऑफ आर। √3 से √3 कैंसिल, इससे ये कैंसिल करेंगे, ये आ जाएगा 1/√2 दैट इज साइन ऑफ आर, ठीक है जी। और आर की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, साइन कहां पे 1/√2 होता है, 45 पे, तो आर की वैल्यू 45 डिग्री होगी, होगी कि नहीं। हमने ये एंगल निकालना है अंशुल जी, आर की वैल्यू 45 डिग्री आ गई, हमने ये एंगल निकालना है, ये एंगल कितना हो जाएगा, ये है 60, ये रिफ्लेक्स एंगल है, पता है ना, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ये 60, तो ये टोटल भी 60 हो जाएगा। हमने इतनी सी वैल्यू निकाली है, तो ये एंगल जो आपका रिक्वायर्ड आ जाएगा दैट विल बी 60 - 45 15 डिग्री, ठीक है जी। ये क्वेश्चन 19 हो गया, नोट करिए शाबाश। ठीक है याद, ये है क्वेश्चन नंबर 19। अब है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, आप बड़े आराम से कर सकते हैं। पढ़िए जरा क्वेश्चन, योगेंद्र जी फोन है, फोन निकालो जरा, उस पे फाइल आई है अभी, उस पे क्वेश्चन नंबर 20 निकालो। दीपक करो जरा शाबाश। स्नेल्स लॉ होता है, जैसे मान लो ये आपका इंटरफेस है, इंटरफेस का मतलब दो मीडियम को अलग करने वाली लाइन, मान लो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2। एक रे आई किसी मीडियम से और दूसरे मीडियम में चली गई, मान लो ये वाला जो मीडियम है ये है रेयरर, ये है डेंसर, तो हमें पता है कि जो रे है वो किस तरफ जाती है, दैट विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। और मान लो ये वाला एंगल नॉर्मल के साथ, ये रिफ्रैक्टेड एंगल है, ये है इंसिडेंट एंगल। तो स्नेल्स लॉ बोलता है कि पहले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 और उसी मीडियम में साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 और उस मीडियम में एंगल कौन सा बन रहा है, r, दैट इज साइन ऑफ r। दिस इज स्नेल्स लॉ। हाँ जी आइए, ये वाले हाँ जी क्वेश्चन है, पढ़िए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर इनटू अ गिवन मीडियम एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद इंटरफेस, नॉर्मल के साथ एंगल नहीं है, ये किसके साथ है, इंटरफेस के साथ, बनाऊंगा तब ज्यादा पता चलेगा। विद इंटरफेस ऑफ एयर मीडियम सरफेस, आफ्टर रिफ्रैक्शन द लाइट रे इज डेविएटेड थ्रू एन एंगल ऑफ 15 डिग्री फ्रॉम इट्स ओरिजिनल डायरेक्शन, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इज। आपने मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। अंशुल बहुत आसान क्वेश्चन है, इससे ज्यादा आसान क्वेश्चन नहीं आ सकता, ये पेपर में भी आ सकता है, मतलब आपके पेपर में फाइनल एग्जाम में रब कर दूं ये। हाँ जी ठीक है, दीपक जी, योगेंद्र आगे आओ, यहाँ बैठो आगे, बैग वहीं रहने दो, कॉपी और फोन लेके आ जाओ आगे, हिलाओ मत, कैमरा हिल रहा है पीछे। चलिए क्वेश्चन नंबर है 20 बच्चों, स्नेल लॉ के ऊपर बेस्ड है ये क्वेश्चन। हाँ जी अंशु जी, हमारे पास ये है इंटरफेस, इंटरफेस फिर मैं बोल रहा हूँ, इंटरफेस वो सरफेस को बोलते हैं जिसके ऊपर कोई और मीडियम और नीचे कोई और मीडियम। एक लाइट रे है जो कि इंटरफेस के साथ एंगल बना रही है 45 डिग्री,
यहाँ पे है नॉर्मल। हाँ जी दीपक ठीक है जी। अगर ये 45 डिग्री है बच्चों, ये भी कितना होगा 45 डिग्री, तो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री हो गया। अब ये एयर है, यहाँ पे एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है 1, और दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने निकालना है। जब एयर कम डेंसर होगी, ये ज्यादा डेंसर होगा, और जब रेयर टू डेंसर आपकी रेज आती है तो वो अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन से बेंड हो जाती है टुवर्ड्स नॉर्मल। अब उन्होंने बोला है कि जो ये बेंडिंग है, बेंडिंग एंगल दिया हुआ उन्होंने 15 डिग्री, कितना 15 डिग्री, ये टोटल है 45, इसको हटा दो चाहे, अब ये टोटल 45 है, ये 15 है, तो ये कितना होगा दैट इज 30 डिग्री। तो आपका इंसिडेंट एंगल आपका आ गया 45 डिग्री, रिफ्रैक्टेड एंगल आपका आ गया 30 डिग्री। स्नेल्स लॉ लगा दो। स्नेल्स लॉ होता है पहले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू उसका साइन ऑफ आई इज इक्वल टू सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू साइन ऑफ रिफ्रैक्टेड एंगल। ठीक है जी, लगाइए। तो एयर का होता है 1 साइन 45 इज इक्वल टू दूसरे मीडियम का हमने फाइंड करना है, और साइन ऑफ 30 डिग्री निकाल लो। साइन 45 की वैल्यू 1/√2 और साइन 30 की वैल्यू 1/2, √2 की वैल्यू 1.414। ठीक है जी, जल्दी बैठो जल्दी। लास्ट बेंच और पहले बेंच को फिर आमने से बैठो, यही बैठ दो, बैठ दो बैठ दो, फटाफट बैठ दो, टाइम ना लगाओ। योगेंद्र जी कितनी वैल्यू आई 1/√2 इज इक्वल टू μ2 साइन 30 की वैल्यू 1/2, ये 2 इधर चला जाएगा, 2/√2 इज इक्वल टू μ2, एक √2 से एक, इसको ऐसे लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर, 2 को लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर, एक √2 से √2 कैंसिल हो गया, μ2 की वैल्यू आ गई √2 और μ2 आ जाएगा 1.414। ठीक है शाबाश, चलिए तो बोल, बात नहीं करनी। क्वेश्चन नंबर 22, जिन्होंने कर लिया वो क्वेश्चन 22 देखिए जरा, करिए शाबाश। क्वेश्चन 22 है, light travel in two mediums m1 and m2 with speeds 1.5 into 10 to the power 8 meter per second and 2.0 into 10 to the power 8 meter per second। दो अलग अलग मीडियम्स में लाइट की स्पीड दे रखी है। देन क्रिटिकल एंगल बिटवीन देम इज, क्रिटिकल एंगल निकालना है। तो कितने लोगों को टीआईआर का कॉन्सेप्ट पता है, हाथ उठाएं जरा, एक दो, बस। तो उससे पहले टीआईआर का कॉन्सेप्ट बताता हूं मैं आपको। सर एक क्वेश्चन रह गया उससे पहले, हाँ जी, एक क्वेश्चन रह गया उससे पहले। उससे पहले सर मैंने पिक किए हुए हैं ये, जो जो अच्छा क्वेश्चन कराने हैं ना मैंने पिक करे हुए हैं, वो आप करोगे जो छूट जाएंगे। ठीक है इनेश। ओके, ओके सर ओके। हाँ जी, बेटा ऑप्शन, हाँ ए ऑप्शन है, फिर आया कैसे, कराया था बट पता नहीं है आया कैसे, आना चाहिए। ये रब कर दो योगेंद्र। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का पहली कंडीशन क्या है, हाँ जी सुबोध, पहली कंडीशन क्या है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की, मैं साइड में पहले आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ। मान लो ये इंटरफेस, हाँ जी डेंसर टू रेयर आपकी रेज आनी चाहिए। जैसे मान लो ये वाटर है, ठीक है योगेंद्र जी, यहाँ पे ना एक कोई पार्टिकल रख लो, बॉल रख लो, कुछ भी रख लो, यहाँ से रे आई, ये है इंटरफेस, यहाँ पे डेंसर है, यहाँ पे रेयर है, एयर में जा रही है, तो टूवर्ड्स नॉर्मल या अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो जो आपकी लाइट रे है वो इस तरफ जाना स्टार्ट हो जाएगी। इसे कुछ और एंगल पे भेजे, यहाँ पे जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस ये रहा आई, दिस इज I1, यहाँ पे जो आई है ये बड़ा हो गया थोड़ा सा, तो जो रे है वो और ज्यादा बेंड हो जाएगी ऐसे, इसको और ज्यादा एंगल पे भेजे, यहाँ पे जाके जो आपकी रे है और ज्यादा बेंड हो जाएगी। ये जो तीसरा एंगल है I3 वो I2 से भी बड़ा है, I1 से भी बड़ा है। एक पर्टिकुलर एंगल पे जाके आपकी जो रे है, जैसे मान लो ये वाला एंगल है I4, और इस जगह पे इस एंगल को हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल, और इस जगह पे आपकी जो रे है वो दूसरे मीडियम में नहीं जाएगी, वो इंटरफेस के साथ साथ चलेगी। मेरी बात समझ पा रहे हैं,
और जो आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है कितना हो गया वो 90 डिग्री। वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जब आपकी लाइट डेंसर टू रेयर जाए, जब दूसरा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो जाए 90 डिग्री, और रे आपके इंटरफेस के साथ पैरेलल चले, दैट एंगल इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। यहां तक क्लैरिटी ठीक है जी। अच्छा एक बात बताओ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है वैसे। मान लो अकेले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला लिखना है तो वो होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। बोलो ठीक। तो जिस मीडियम में लाइट की स्पीड कम होगी वो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा। ये याद रखिए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। जिसकी स्पीड ज्यादा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम, जिसमें स्पीड कम उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा। क्योंकि अंदर ठीक है यहां तक, कोई दिक्कत परेशानी? हाँ जी ठीक है, ये रब कर दूं। अब क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन है light travels in two mediums m1 and m2 with speeds 1.5 into 10 to the power 8 meter per second and 2.0 into 10 to the power 8 meter per second respectively। तो योगेंद्र दोनों में स्पीड दे रखी है, m1 में 1.5 है, m2 में 2.0 है। किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा हुआ? m2 का ज्यादा हुआ। स्पीड किसकी कम है, किस मीडियम में कम है? m1 में, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हुआ? ज्यादा। म्यू1 ज्यादा हुआ पहले मीडियम का। रिस्पेक्टिवली क्रिटिकल एंगल बिटवीन देम इज। तो देखिए, हाँ ये रब कर दूं, ये समझ आ गया आंसर। तो मैं थोड़ी सिचुएशन बना के बताता हूँ आपको। जैसे मान लो ये है इंटरफेस, ये है m1, ठीक है जी, मीडियम 1, ये है मीडियम 2। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 2 मान लो, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 1 मान लो। यहां तक क्लैरिटी। अब हमने क्रिटिकल एंगल निकालना है। यहां से यहां गए तो पहले तो देखो, सबसे पहले तो आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला 3 into 10 to the power 8 डिवाइडेड बाय इस मीडियम में स्पीड कितनी है बताओ जरा। 1.5 into 10 to the power 8, ये दोनों कट गए। गेंदर म्यू1 कितना आ गया? कितना आ गया? 2। ठीक है जी। ऐसे ही दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालो, ये आ जाएगा स्पीड ऑफ लाइट 3 into 10 to the power 8 डिवाइडेड बाय इसी मीडियम में स्पीड लाइट की 2 into 10 to the power 8, 10 to the power 8 से 10 to the power 8 कैंसिल, 3/2 दैट इज 1.5। यहां तक क्लैरिटी। अब क्रिटिकल एंगल की कंडीशन ये है, यहाँ पे एंगल हो जाएगा आईसी और दूसरा एंगल कितना हो जाता है योगेंद्र? 90 डिग्री। स्नेल लॉ लगा दो, हो गया ना, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। स्नेल लॉ के अनुसार पहले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू उस मीडियम में एंगल दैट इज क्रिटिकल एंगल इज इक्वल टू दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और दूसरे मीडियम में एंगल कितना है 90 डिग्री, तो साइन ऑफ 90 डिग्री। ठीक है योगेंद्र जी। आदर सबसे बड़ी चीज। ठीक है तो देखिए, हाँ जी योगेंद्र जी, साइन आई सी इज इक्वल टू, ये साइन 81, म्यू2 की वैल्यू कितनी है 1.5 डिवाइडेड बाय म्यू1 की वैल्यू कितनी है 2, तो ये आ जाएगा 15/20। तो साइन आई सी इज इक्वल टू 3/4। बट हमारा आंसर ना इसमें नहीं है, हमारा आंसर tan में है। तो ट्रायंगल बना लो। ट्रायंगल बन गई आपके पास। साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, है ना, ये निकाल लो। ये क्या आ जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 9, 16 में से 9 के कितना आएगा 7, तो दिस विल बी √7। tan निकालो जरा, tan क्या आ जाएगा यहाँ? tan IC इज इक्वल टू 3/√7, और IC कितना आ गया आंसर? tan इनवर्स 3/√7। ये पता है ना, पाइथागोरस तो पता है थोड़ी बहुत है। ये कैसे निकाला पता है ना, साइन होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। पाइथागोरस लगा के इसको सॉल्व करा। हंसो मत यार प्लीज, हंसो मत। लैग्रेंजियन और हैमिल्टोनियन मैं तुम लोगों से पूछूं, तुम लोग भी, फिर मैं हंसूंगा, तुम लोगों को आएगा नहीं। ठीक है, हंसना नहीं प्लीज किसी पे। कोई मैं उसे बता रहा हूं तो क्या पता अभी याद कर ले, तुम लोग हंसोगे वो इस बहाने अभी भी नहीं याद करेगा, वगैरह बेइज्जती होगी, बस क्या फायदा। ठीक है, तो अपनी पढ़ाई पे फोकस करो।
हम कहाँ, हमें हमारी कमी कहाँ है, वो मुझे पता है उसका लेवल क्या है, मुझे योगेंद्र का लेवल भी पता है, मुझे दीपक का लेवल भी पता है, आप तीनों का भी पता है, आप तीनों के लेवल के क्वेश्चन भी पूछूंगा मैं। ठीक है, चलिए कटारिया जी, अगली बार नहीं। तनुष्का समझ आया कुछ? क्वेश्चन नंबर 26। इन्हें समझ आ रहा बेटा कुछ? यस सर। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 26। एक बार बैठो तो सही, क्वेश्चन करने तभी होंगे। सही शाबाश, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन 26 है, कंसिडर अ लाइट रे traveling in air is incident into a medium of क्वेश्चन है, क्वेश्चन 26, consider a light ray traveling in air is incident into a medium of refracting index root 2n. The incident angle is twice that of refracting angle, then the angle of incidence will be। आंसर आर क्या है, या इंसिडेंस एंगल आर का डबल है, बस ये रखना है। जैसे ये बनाते हैं ना, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं, आप टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में सिर्फ तब सोचना है जब आपकी लाइट रे डेंसर टू रेयर जाए, रेयर टू डेंसर पे ये फिनोमेना एप्लीकेबल नहीं है, बात याद रखिएगा। हाँ जी, डी ऑप्शन बिल्कुल सही। ऐसे करेगा फिर बनेगी ना बात, शाबाशी मिलेगी, फिर डांट नहीं मिलेगी। दिमाग में कर दिया ये रब कर दो। अगला है 30th, सार्थक हो गया बेटा? हाँ जी मनी, आंसर लगाया जरा क्वेश्चन। ये इंटरफेस है, क्वेश्चन 26, इनिश 26 क्वेश्चन हो गया। कर रहा हूँ सर। हाँ जी, देखो ये एयर है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है आंसर? 1, याद रखिएगा 1 ही रहेगा, है ना। और क्या गिवन है, दूसरे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है μ2 इज इक्वल टू रूट 2n, यही है ना। ठीक है जी, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है, देखिए एंगल ऑफ जो इंसिडेंस है आपका, वो रिफ्रैक्टेड एंगल का डबल है। तो मान लीजिए रिफ्रैक्टेड एंगल आपका आई आ गया, तो ये क्या आ गया 2 टाइम्स आई। ठीक है, तो हम इस पे लगाएंगे μ1, स्नेल्स लॉ लगाएंगे, μ1 साइन ऑफ 2i इज इक्वल टू μ2 साइन ऑफ, हाँ जी, आई। यहां तक क्लैरिटी? किसी को दिक्कत समस्या? रिफ्रैक्टेड एंगल इसका आधा है, या ये कहें कि इंसिडेंस एंगल आपके रिफ्रैक्टेड एंगल का डबल है। यहाँ पे 2 लिया है, यहाँ पे आई लिया है। यहां तक क्लैरिटी? एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 हो गया, साइन ऑफ 2i इज इक्वल टू रूट 2 टाइम्स n साइन ऑफ i। अब ना योगेंद्र, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, एक बताओ, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है कि नहीं? 2 साइन आई कॉस आई इज इक्वल टू रूट 2 एन साइन ऑफ आई। साइन आई से साइन आई कैंसिल, यहाँ पे आ जाएगा कॉस ऑफ आई इज इक्वल टू रूट 2 एन डिवाइडेड बाई 2। अब अगर मैं इस 2 को अंदर लेके जाना चाहूं तो क्या बनेगा, ये 4 बन जाएगा ना। कॉस आई इज इक्वल टू रूट ऑफ 2n बाई 4, इस 2 से ये 2 कटा, cos ऑफ i इज इक्वल टू रूट ऑफ n बाई 2, और i की वैल्यू cos इनवर्स रूट ऑफ n बाई 2।
ठीक है, लिखिए शाबाश। वीरेंद्र आवाज की नहीं मान चाय पीजिए, अगर समझ आ रहा है कुछ तेरा आवाज ही नहीं माननी। हो गया 30, 30, 32। अच्छा कुछ नहीं, कोई नहीं, हम लग रही है, चिंता नहीं, चिंता नहीं। सर सर हाँ जी बोलो, इसका डी नहीं आएगा? क्या कह रहे? डी। अच्छा ये गड़बड़ कर दिया ना मैंने, तू यही। एंगल ऑफ इंसिडेंस पूछे 2i हो जाएगा। अरे रुक जा रुक जा, सर हमने वो निकाला ना, इंसिडेंस इंसिडेंस तो डबल है ना, हाँ हाँ ठीक वो है। रिफ्लेक्ट। अरे ये आई की वैल्यू आई है, ये आई रिफ्रैक्टेड एंगल के बराबर है। जो इंसिडेंस एंगल आपका वो 2 टाइम्स आई है, दैट इज 2 cos इनवर्स रूट ऑफ n/2। ठीक है निश? यस सर। हाँ एक क्लास वो मेरी थी सैटरडे को, अब पेपर था वो, आपने मैसेज नहीं कर रखा पेपर। क्वेश्चन पढ़ो 30th। A ray of light, a ray of light incident at an angle of 60 degree on the glass slab of refractive index √3, glass slab है आपके पास। After refraction, the light ray emerges out from other parallel phase and lateral shift between incident ray and emergent ray is 4√3 centimeter. The thickness of the glass slab is। तो इसके लिए आपको किस कॉन्सेप्ट के पास जाना है? आपने ग्लास स्लैब वाला करा एक्सप्रेशन, जैसे ये रे आई, हाँ जी दीपक, यहाँ नॉर्मल, पहले टूवर्ड्स नॉर्मल, फिर यहाँ पे दूसरी रिफ्लेक्शन हुई अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ऐसे जाएगी ना। और अगर मैं इसी रे को आगे की तरफ लेके जाऊं तो ये जो आपकी ओरिजिनल रे है और दो रिफ्रैक्शंस के बाद जो रे है उनके बीच का जो गैप है दैट इज कॉल्ड नॉर्मल शिफ्ट। क्या बोलते हैं इसे? नॉर्मल शिफ्ट। नॉर्मल शिफ्ट, लेटरल शिफ्ट आपकी मर्जी है, ठीक है, दैट इज लेटरल शिफ्ट। बट इसका फॉर्मूला क्या है? मेन बात ये तो हमें पता है, फॉर्मूला लिखिए इसका, देखिए ये मान लो डी है और इसका फॉर्मूला होता है, हाँ जी एल मान सकते हो, डी मान लो, देखिए एल इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला है एल इज इक्वल टू टी साइन आई इंटू 1 माइनस कॉज ऑफ आई डिवाइडेड बाई रूट ऑफ म्यू स्क्वायर माइनस साइन ऑफ आई। अब टी क्या है? टी इज थिकनेस ऑफ द स्लैब, कितनी मोटी है, ये वाली थिकनेस नहीं लेनी, जिस फेस के अलोंग हमारी क्या है रिफ्रैक्शन हो रही है वो वाली थिकनेस लेगी, ठीक है। इरम आई दे रखा है, इसमें 60 डिग्री दे रखा है, यहाँ पे भी 60 डिग्री पुट होगा, म्यू आपको दे रखा होगा, देखो जरा चेक करो, दिया हुआ है ना, पुट करो शाबाश। ये भी दे रखा है, टी निकालना होगा शायद इसमें, थिकनेस निकालनी है ना। हाँ, तो ये कितना है? 7, 4√3, ये हमने निकालना है। ये एंगल दिया है, ये एंगल दिया है, म्यू दिया है, ये भी एंगल दिया है, पुट करो शाबाश। साइन 60 कितना होता है? वो भी सरल है। हाँ 60 60 पुट करो शाबाश। बटारिया जी हो जाना चाहिए इतनी देर में, देखो जेई का पेपर भी इतना ही इजी होगा अगर करा होगा तब, पढ़ा होगा तब, प्रैक्टिस करी होगी तब। हिट करने चाहिए ना फॉर्मूले आपके दिमाग में, हिट तभी करेंगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे और जब आएंगे। धन्यवाद। पता तो है सब कुछ जवाब
cos 60 की वैल्यू 1/2। हाँ जी, यहाँ पे 60 हो जाएगा ना, तो यहाँ 1/2 आ जाएगा। यहाँ पे फिर से रूट, यहाँ पे 1 मिनट रुको, इसका भी स्क्वायर है बच्चों, साइन 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 आई का स्क्वायर। योगेंद्र जी साथ ही साथ बोलिए, एल की वैल्यू स्क्वायर फॉर्मूला। बेटा देख, जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन में आई दे रखा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री, ठीक है। जो ये है ना शिफ्ट एल की, जो ओरिजिनल रे है और जो बाद में रे निकली, इनके बीच का गैप वो भी दे रखा है 4√3। थिकनेस फाइंड करनी है, म्यू भी दे रखा है। म्यू कितना है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? √3 है, तो बस पुट कर दे, ये आ जाएगा एल की वैल्यू 4√3 इज इक्वल टू टी कितनी 36 सेंटीमीटर ना 12 सेंटीमीटर। तो आ जाएगा t इंटू साइन आई की जगह पे 60 डिग्री इंटू 1 माइनस कॉज ऑफ 60 डिग्री डिवाइडेड बाय रूट ऑफ, यहाँ पे √3 का स्क्वायर माइनस साइन आई 60 की वैल्यू √3/2 का स्क्वायर निकल जाएगा। जी बेटा ये म्यू की वैल्यू है, दे रखा है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हाँ जी बोलो बोलो। नहीं, इस फॉर्मूले में यहाँ 60 डाला, यहाँ 60 डाला, यहाँ 60 और यहाँ पे √3, ये सब कुछ गिवन, ये भी दिया है जो डिस्प्लेसमेंट है। हमने थिकनेस निकालनी है स्लैब, ठीक है जी। सॉल्व करना पड़ेगा, थोड़ा सॉल्व कर। हाँ जी साहब तक ठीक है। ये हाँ जी माइनस है, ये हो गया कैसे? चलिए ये कर लीजिएगा, अगला क्वेश्चन करते हैं। ये आपकी सिर्फ मैं टी की वैल्यू बता देता हूँ, योगेंद्र जी टी सॉल्व करके आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ 2 बार रिफ्रैक्शन होगी, एक बार रिफ्रैक्शन होगी, एक बार TIR होगा। एक बार रिफ्रैक्शन, दूसरी बार TIR होगा क्या इस अगले क्वेश्चन में? रे बाहर से आएगी, एक ग्लास के अंदर एंटर कर जाएगी और फिर वो ग्लास से दोबारा एयर में जाने की कोशिश में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कर देती है। क्वेश्चन पढ़िए 32 कराए ये साथ तक पहले, ये क्वेश्चन लास्ट टाइम कराया हमने। ऐसे नहीं यार, ये मजा नहीं है, ऐसे करके ऑन कॉपी बताओ मुझे कैसे आया। मजा नहीं है ऐसे तुक्के मारोगे, फिर क्या, फिर तो कोई भी तुक्के मार दे, हो गया। नहीं, क्वेश्चन पढ़ो पहले। चलिए रब कर रहा हूँ मैं, क्वेश्चन फ्रेम कर रहा हूँ। हाँ ये रब कर दो, ये वाला, हाँ ये लगेगा, स्नेल लॉ लगेगा, 2 बार लगेगा। ये रब कर दो बच्चों। जिंदर जी क्वेश्चन नंबर 32 पढ़िए, ये पूरा करके लाना, मैंने देखना है कल, ये कल जब क्लास है। हाँ जी कल है 10:30 बजे, 10:15 बजे। जेई की ही तुम लोगों को मैं स्कूल के लिए थोड़े क्वेश्चंस तैयार कराऊंगा। हाँ दूसरी भी है, उनके साथ भी पहले क्लास है, उसके बाद तुम लोगों की अलग से क्लास, मतलब 9 से 11 तुम लोगों की क्लास, 9 से 11:15 और सैटरडे है, कल सैटरडे। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन है, सुनिए आवाज। क्वेश्चन है, a ray of light entering from air into denser medium of refractive index 4/3 as shown in figure. The light rays suffer total internal reflection at the adjacent surface as shown. The maximum value of theta should be equal to. तो इनम स्लैब में ये बस मीडियम को अलग करने वाली 2 सरफेस हैं। यहां से ये है नॉर्मल, ठीक है, यहां से एक रे आई इस डायरेक्शन में, मान लो ये एंगल है आपका थीटा, ठीक है जी। इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है कितना? इसको आप लिख सकते हैं μ2, ये लिख लें μ1,
दैट इज 1, क्योंकि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होगा। अब जब आपका एयर से किस तरफ जाएगा, डेंसर की तरफ जाएगा, तो वो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो जाएगा। तो ये इसकी ओरिजिनल डायरेक्शन होनी चाहिए थी, बट टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होगी और इस डायरेक्शन में आ गई आपकी रे। अब यहाँ पे आके मान लो जैसे ये एंगल थीटा है, इस एंगल को थीटा प्राइम मान लो और यहाँ पे एक और नॉर्मल बनाओ। अब अगर इस सिचुएशन को देखो, इस सिचुएशन में लाइट रे डेंसर से रेयरर जाने की कोशिश में है, ठीक है जी। और ये जो एंगल है नॉर्मल के साथ, यहाँ पे भी एक नॉर्मल बनेगा जब जब रिफ्रैक्शन होती है, इसको एंगल थीटा डबल प्राइम बोलो, ठीक है ना। अब सुबोध जी अगर आप देखें इस रे को मैं और ज्यादा बेंड कर दूं इस तरफ, जैसे ये थीटा, इसको बढ़ा दूं मैं, तो जो ये है ये यहाँ आएगी, ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस कम हो जाएगा। जबकि हम इसे बढ़ाना चाहते हैं, ये एंगल को बढ़ाना चाहते हैं, बढ़ाने के लिए आप इसे थोड़ा ऐसे कर दें और ये रे फिर यहाँ आ जाएगी। जैसे जैसे ये यहाँ आ जाएगी एक क्रिटिकल एंगल आ जाएगा जहां पे जाके आपकी लाइट रे इंटरफेस के पैरेलल चली जाएगी। समझ पाए सारे? दोबारा या के दोबारा बताऊं? दोबारा बता रहा हूं मैं। जैसे थोड़ा इसको ना डेटा बनाता हूं, थोड़ा और ज्यादा पता चलेगा। जैसे ये ठीक है, यहां से है यहाँ पे टकरा गई, अगर मैं इसे एकदम ऐसे कर दूं थोड़ी सी बेंड, तो ये जो रे है ना वो ऐसे आएगी। मतलब अगर ये यहां से आए तो ये रे यहां टकराएगी, और ज्यादा कम कर दो तो वो यहां आ जाएगी। हाँ, तो और ज्यादा आ जाएगी। तो ये जो एंगल है ना आपका, ये एंगल बढ़ता जा रहा है देखो, और हम यही एंगल बढ़ाना चाहते हैं, इसी को क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। सर इसमें ये गलत दे रखे यार, कभी मैंने ये बनवाया नहीं, ये छापी गलत है इस बुक में। ऊपर भी हाँ, तो तीनों थीटा हो ही नहीं सकता, तभी मैंने थीटा, थीटा प्राइम, थीटा डबल प्राइम लिखवाया। यहाँ तक ठीक है? तो हमें मैक्सिमम वैल्यू उसकी डबल प्राइम की थीटा की निकालनी है, उसकी मैक्सिमम वैल्यू। हाँ। किस एंगल पे आप पहले मीडियम में से लॉन्च करें कि आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का क्रिटिकल एंगल आ जाए। हाँ बेटा देख, हाँ जी आप बोलो, किस किस का डाउट है बोलो, मैं दोबारा बनाऊंगी। सर थोड़ा सा डेटा है और क्वेश्चन बड़ा आसान है, कुछ भी नहीं है इसमें, दोबारा बनाओ देखो। हाँ जी, पहले तो ये समझो कि ये है रेयरर, ये भी रेयरर, दोनों ये एयर ही है, ठीक है। यहाँ पे है नॉर्मल, यहाँ एक लाइट रे आ रही है इस डायरेक्शन में, और ये रेयरर टू डेंसर, या इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 4/3। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1, इधर भी एयर ही है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1। पहले रेयरर टू डेंसर आ रही है तो टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड होगी और आपकी रे इस डायरेक्शन में आ जाएगी, बोलो ठीक। अब देखिए डेंसर टू किस तरफ जा रही है, रेयरर जा रही है ना, तो डेंसर टू रेयरर जाते हुए हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को भी देख सकते हैं। तो वो ये चाहते हैं, सबसे पहला एंगल मान लो ये है थीटा, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है आपका थीटा प्राइम। वो इस एंगल की वैल्यू देखना चाहते हैं, किस एंगल पे आपकी जो रे है आपका यहाँ पे क्रिटिकल एंगल मिल जाए। समझ पाए? बोलो ठीक। हाँ जी दीपक, तो यहाँ पे एक और नॉर्मल लगा देंगे और ये एंगल आ जाएगा थीटा डबल प्राइम। अगर योगेंद्र ये दोनों नॉर्मल्स को मिला दूं मैं, तो इन दोनों का सम कितना होगा? ट्रायंगल बन गई। यहाँ पे कितना डिग्री एंगल है? 90 डिग्री। तो हेयर थीटा प्राइम प्लस थीटा डबल प्राइम इज इक्वल टू 90 डिग्री। बोल, कोई दिक्कत? यहाँ तक क्लैरिटी? ठीक है। अब ना दो पॉइंट्स हैं, ए का पॉइंट पी, ए का पॉइंट क्यू। पहले क्यू पे स्नेल्स लॉ लगाओ, फिर पी पे स्नेल्स लॉ लगाओ। अच्छा आप पूछोगे सर यहाँ पे रिफ्रैक्टेड एंगल कितना होगा? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में क्रिटिकल एंगल के लिए रिफ्रैक्टेड एंगल कितना हो जाता है? 90 डिग्री। लास्ट याद है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने फिगर बनाई थी जिसमें मैंने बोला था एक एंगल पे जो आपकी रे है वो दूसरे मीडियम में नहीं जाती, वो इंटरफेस के पैरेलल जाती है, और इस जगह पे जो आपका रिफ्रैक्टेड एंगल है वो कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। करिए शाबाश, लगाइए लगाइए। एट पॉइंट क्यू, एट पॉइंट क्यू, हाँ जी, क्यू पॉइंट पे स्नेल लॉ लगाएंगे, क्या आएगा बोलो? म्यू टू। यहां अगर क्यू पॉइंट पे देखें, रे आपकी दूसरे मीडियम से आ रही है इस पॉइंट पे,
μ2 इंटू साइन ऑफ थीटा डबल प्राइम। दीपक ठीक है, μ2 इंटू साइन ऑफ थीटा डबल प्राइम इज इक्वल टू जा रही है एयर में, दैट इज μ1 इंटू उस मीडियम में एंगल कितना है 90 डिग्री, साइन ऑफ 90 डिग्री। तो आ जाएगा μ2 की वैल्यू गिवन है 4/3 साइन ऑफ थीटा डबल प्राइम साइन 91, दैट इज μ1 की वैल्यू होती है 1 एयर के लिए, ठीक है। तो साइन थीटा डबल प्राइम इज इक्वल टू 3/4 और थीटा डबल प्राइम इज साइन इनवर्स 3/4। फिर ये ऑप्शन है। बिल्कुल सही, क्लैरिटी। हाँ जी ठीक है सब तक। अब बताइए एट पॉइंट पी पॉइंट पे लगाओ जरा स्नेल लॉ, क्या आएगा μ1 यहां से आ रही है मीडियम 1 से, μ1 और एंगल कौन सा आएगा साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू जा किस में रही है μ2 और उसमें एंगल कितना है साइन ऑफ थीटा प्राइम, ठीक है। अनुष्का तनुष्का μ1 की वैल्यू 1 साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू μ2 की वैल्यू 4/3 साइन ऑफ थीटा प्राइम। बोलो सार्थक जी ठीक है। हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन करिए 34। तो साइन ऑफ थीटा 4/3। अब तनुष्का हमारे पास बेटा हमें साइन थीटा प्राइम चाहिए, बट हमारे पास वैल्यू किसकी है साइन थीटा डबल प्राइम की। तो इसको ना इस रिलेशन से हम निकाल लेंगे। जैसे अगर आप देखें यहाँ पे थीटा प्राइम की वैल्यू क्या आ गई 90 माइनस थीटा डबल प्राइम, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा साइन ऑफ थीटा प्राइम की जगह पे 90 माइनस थीटा डबल प्राइम। 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, तो इसे लिखेंगे साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू 4/3 इंटू साइन 90 माइनस थीटा डबल प्राइम विल बी कॉस थीटा डबल प्राइम। बट हमारे पास तो वैल्यू साइन थीटा डबल प्राइम की है, दोबारा से ट्रायंगल बना लो यहाँ पे, तो आ जाएगा 3 ये 4 है ना, √7 आ जाएगा। और आपको चाहिए किसकी वैल्यू कॉस की, तो कॉस क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बस पुट कर दो, दैट इज 4/3 इंटू √7/4, 4 से 4 कैंसिल, तो साइन थीटा कितना आ गया √7/3 और थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स √7/3। चेक करिए हो गया। हाँ जी छोड़ो बरा क्या करना हूँ। क्वेश्चन 34 से देख लो कर भी लो, वो हो जाएगा होमवर्क करके लाना 34 36 34 होमवर्क मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे 34 होमवर्क। क्लास बेटा मैं यही मैथ्स कराऊंगा दोबारा, बट जैसे आपको कोई मिक्स्ड रहेगा ना सर ये समझा दो या ये समझा दो, वो भी समझा दो। कोई रे ऑप्टिक्स वेव ऑप्टिक्स दोनों में से कोई क्लास कौन सी और कोई नहीं देखते हैं पहले ये तो लगा ले। क्वेश्चन 36 ये क्वेश्चन बड़ा मजेदार क्वेश्चन है और ये आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पढ़ो जरा। There is a small source of light at some depth below the surface of water। जैसे एक टैंक है, टैंक के अंदर ना नीचे आप एक बल्ब लगा दो, तो जो बल्ब है ना उसकी लाइट ऐसे जाएगी। जैसे मैं थोड़ा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ये रब कर दो। ये क्वेश्चन आपके एसएल में भी है, सर ने कराया होगा ये। मतलब कौन सा बनाएगा? हाँ कौन बनाएगा ये, सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट लगेगा। ये आपके एसएल में भी है क्वेश्चन और ये आपकी एनसीईआरटी का भी एक क्वेश्चन है, तो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
जैसे सार्थक ये टैंक का एक है ना, टैंक में वाटर है, ठीक है जी। यहाँ पे ना एक सोर्स है लाइट का। अब हाँ जी, तनुष्का, जैसे यहां से लाइट इधर भी जाएगी, हर एक डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेगी ना लाइट। मान लो यहाँ पे जो आपका एंगल है ना, यहाँ पे जाके जो आपका एंगल है इंसिडेंट एंगल, देखो दोबारा से कंडीशन फॉलो हो रही है, टेंसर टू रेयर जा रही है ना। मान लो थीटा पे जाके जो आपकी लाइट रे है वो पैरेलल टू इंटरफेस आने लगी, मतलब इससे अगले एंगल पे आपकी लाइट बाहर नहीं जाएगी, वो कहां चली जाएगी, अंदर ही आ जाएगी, वो हमें दिखेगी नहीं। ऐसे ही ऐसी एक डायरेक्शन इस तरफ भी होगी कि नहीं, वो लाइट ने सिर्फ उधर तो जाना नहीं, लाइट ने तो इधर भी जाना है। तो यहां पे भी वही एंगल पे जाके आपकी लाइट इंटरफेस के पैरेलल चली जानी स्टार्ट हो जाएगी। कोई दिक्कत परेशानी? तो ये भी एंगल आपका क्या हो गया, थीटा। बोलो ठीक, कोई दिक्कत परेशानी? यहाँ पे ये लगा दो, ये भी थीटा हो गया आपका और ये भी थीटा हो गया। करने की कोशिश करो, बताओ कौन सा सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट लगेगा इसमें। हाँ जी, सॉलिड एंगल का मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। सॉलिड एंगल होता है ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। और टोटल सॉलिड एंगल की वैल्यू कितनी होती है? सॉलिड एंगल सर सॉलिड एंगल 3 डायमेंशनल एंगल है, मैं अभी समझा। जैसे मान लो ये एक आपके पास एक मतलब लाइन है, एक ये लाइन है, दिस इज 2 डायमेंशनल एंगल। अगर मैं ऐसे घुमा दूं तो क्या बनेगा, क्या बन जाएगा, कोन। कोन बन जाएगा ना, दैट इज सॉलिड एंगल। जो उसका हाँ प्रॉपर वो बिल्कुल बिल्कुल, टिप से लेके बाहर तक ऐसे घुमा दो, कोन इज सॉलिड एंगल। 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, या इसको समझने के लिए अब ये कहें वाटरमेलन में से कोन निकाल लो, एक देख पा रहे हैं, सेंटर से लेके बाहर तक वो सॉलिड एंगल है। अच्छा सिंपल एंगल क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। सॉलिड एंगल होता है आपके पास सरफेस अपॉन पूरी वैल्यू लाइंस की। कोई बात नहीं, जब एक हाँ तो हो गया थर्ड सरफेस एरिया, बिल्कुल, और दूसरे का होगा ऊपर वाला यस, और उसकी वैल्यू 4 पाई आती है 4 पाई हमेशा। हाँ। टोटल जैसे पूरे एंगल की वैल्यू क्या है, 360 अगर मतलब रोटेट करें 2 पाई ना, तो इसकी जो आपका 2 डायमेंशनल है वो 4 पाई है। जब कभी अलग क्लास में इसकी डिस्कशन करेंगे अलग से, ये टॉपिक ना बच्चों को ज्यादा नहीं पढ़ाया जाता, बस थोड़ा बहुत बता देते हैं सॉलिड। अरे नहीं पढ़ा, आपको बताया गया होगा, आपने 11वीं में करा नहीं अच्छे से। चलो इसकी टोटल वैल्यू 4 पाई होती है, याद रखना। अब मेन बात क्या है, आपको क्या निकालना है, cos थीटा। तो cos थीटा कैसे निकलेगा? हाँ जी साथ निकालना कितना परसेंट लाइट दिख रहा है, क्या होगी, कितनी परसेंट लाइट दिख रही है, तो ये है लाइट जो दिख रही है, ये टोटल लाइट। एंगल है। तो सर सॉलिड एंगल के कॉन्सेप्ट से निकालेंगे ना। अगर मान लो आपको जो आपका बीकर है उसकी लेंथ ब्रेड्थ दी होती, सॉलिड एंगल का एक और फायदा है उसके लिए, अगर आप सॉलिड एंगल यूज कर रहे हैं ये वाले कोऑर्डिनेट्स को यूज करके, तो ना आपको टैंक की वो चाहिए लेंथ ब्रेड्थ, ना हाइट चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, आपको सिर्फ क्या चाहिए, एंगल, ओनली एंगल, डायरेक्शन चाहिए। ठीक है, इस क्वेश्चन में कोई हाँ, जो आपकी एसएल के क्वेश्चन है उसमें टैंक की लेंथ ब्रेड्थ आपको दिया होगा, उसमें आपको वो ये भी बोलेंगे सरफेस एरिया का क्या लगाएं, कॉन्सेप्ट लगाएं। लगा सकते हैं, इन्होंने नहीं लगाया हुआ है, इन्होंने डायरेक्ट करा हुआ है। जी बस खत्म ही है। जो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 4/3 है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, दैट इज ये μ2 मान लो या μ1 मान लो, इसे ये μ2 मान लो, दैट इज 1। हाँ जी लगाओ, स्नेगल लॉ लगाओ, μ1 साइन ऑफ थीटा। दूसरी तरफ एंगल क्या होगा दीपक, 90। कैसे, यहाँ पे जाके आपका क्रिटिकल एंगल आ जाएगा तो 90 डिग्री हो जाएगा, तो दिस इज μ2 साइन ऑफ 90 डिग्री। ठीक है जी, हाँ एक ही साइड की, हमें तो सिर्फ cos थीटा की वैल्यू चाहिए ना, चाहे इधर से निकालो इधर से निकालो, एक ही बात। ठीक है जी, किसमें ना 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 एक ही चाहिए बस,
इधर से भी वही आएगा, उधर से भी वही आएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा साइन ऑफ थीटा μ1 की वैल्यू 4/3 इज इक्वल टू μ2 की वैल्यू 1 और साइन 90 भी 1। साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई इधम 3/4 और cos थीटा की वैल्यू होती है √1 - 3/4 का स्क्वायर, ये भी आता है ना। cos थीटा इज √1 - sin स्क्वायर थीटा। तो cos थीटा क्या आ गया आपके पास सुबोध, √16 - 9 डिवाइडेड बाय 16 कितना आ गया, √7/4। ठीक है जी, इसको पुट कर दो यहाँ पे, यहाँ पुट करो और इससे डिवाइड करो। इससे सर, इससे ये जितनी लाइट यहां से निकलेगी, जितने, देखो इसमें कॉन्सेप्ट क्या है, जो आपके पास परसेंटेज होता है ना या रेशियो होता है, ये सारी एक ही चीजें होती हैं। आप क्या करते हैं कि कितना है डिवाइडेड बाय, प्रोबेबिलिटी भी वही चीज है ना, कि आपके फेवरेबल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल ऑब्जर्वेशन। तो यही है कि जितने सॉलिड एंगल में लाइट है और टोटल सॉलिड एंगल कितना हो, एफिशिएंसी निकालना है इससे, समझ पा रहे हैं, जितने सॉलिड एंगल में लाइट है और ये टोटल सॉलिड एंगल जो हो सकता है, यस परसेंटेज सब कुछ जुड़ा हुआ है। निकालो सर, 2 इंटू, हैरान बाद में होता है, 1 माइनस cos की वैल्यू √7/4 डिवाइडेड बाय 4 पाई, पाई से पाई कैंसिल 2, ये आ जाएगा 1 माइनस √7 बाय ये 4 यहाँ पे आ गया डिवाइडेड बाय 8 आ जाएगा।